दहाड़ न्यूज जौनपुर, सच दिखाने की हिम्मत दहाड़ न्यूज पर। नमस्कार, मैं कपिल देव सिंह इस समय जनपद जौनपुर के मणियाहू विधानसभा में उपस्थित हूँ। आपसे बता दूं कि आज का मेरा कार्यक्रम है सवाल हमारा जवाब आपका। इसी क्रम में आज हमारे साथ में जो उदार दिल वाले, जो गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं और यहाँ जो जनता है उनके दिल पर राज करने वाले ऐसे कर्मठ जुझारू भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय अरविंद सिंह दारा जी हमारे साथ में बैठे हैं और आज मैं कुछ ऐसे तीखे सवाल इन पर करूंगा और इनसे जवाब की आशा रखूंगा। सबसे पहले तो सर आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी नमस्कार। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसा सवाल रखूंगा, शायद आपको वो तीखा भी लगे और लेकिन सवाल तो सवाल होता है सर। मेरा पहला सवाल है कि 2017 से लेकर के आज तक आप पार्टी से हमेशा जुड़े रहे और आपने जब पार्टी ज्वाइन किया उस समय मणियाहू विधानसभा में या तो सपा रहता था या तो बसपा, भाजपा एकदम ज़मीन पर था। लेकिन आपने भाजपा की नीतियों को लोगों तक पहुंचाया, जन जन तक पहुंचाया और यहाँ मणियाहू विधानसभा में भाजपा को उस स्तर तक पहुंचाया कि आज दिख रहा है रिजल्ट कि आज भी भाजपा के चाहे वो अपना दल यश से गठबंधित प्रत्याशी जीता। 2017 में भी आप जो है टिकट की दावेदारी किए थे, उस समय भी आप वंचित रहे और 2022 के भी चुनाव में आप टिकट की दावेदारी किए, फिर भी आपको टिकट नहीं मिला। इसका कारण क्या था सर? देखिए कपिल जी, राजनीति जो होती है, राजनीति में आने से पहले हमको ये समझना चाहिए कि राजनीति एक सेवा भाव है, समर्पण भाव है। और मैं मानता हूँ कि जिसके अंदर ये सेवा भाव नहीं है, समर्पण भाव नहीं है, तो राजनीति में उसको नहीं आना चाहिए। और इसी वजह से जब हमको देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जैसे एक शख्सियत को प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठते हुए देखा तो मुझे लगा कि अब सही समय है जनता के बीच में जाके और अपनी पार्टी के विचारधारा को, अपनी पार्टी के नीतियों को और राष्ट्र की भावना को हम घर घर तक, हर वर्ग में पहुंचाने का काम करें और पार्टी से सभी वर्गों को जोड़ने का प्रयास मेरा निरंतर जारी रहा। और रही बात, आपने एक तीखा सवाल कर दिया टिकट की बात, तो हर कार्यकर्ता को अपना अधिकार होता है, चाहे बूथ अध्यक्ष हो, चाहे वो मंडल अध्यक्ष हो, चाहे कार्यकर्ता हो, सामान्य कार्यकर्ता हो, सबको अधिकार होता है वो अपना जनता के हित के लिए वो चुनाव में आने का प्रयास करते हैं। और किसी कारणवश पार्टी की कुछ नीतियों की वजह से या गठबंधन का भी कुछ ऐसा गठजोड़ होता है जिसमें कहीं न कहीं अच्छे कार्यकर्ताओं को भी वंचित रहना पड़ता है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम सिर्फ उसी काम के लिए आए थे कि हमको टिकट मिलेगा तो हम भाजपा के लिए प्रचार करेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे। 2017 के पहले से भी मैं भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराओं को लेकर लोगों के बीच में जाता था और 2017 के बाद भी लगातार आप लोग देख ही रहे हैं, क्षेत्र में ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसा कोई नगर नहीं है, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो जिसको हमें बताना पड़े कि मैं अरविंद सिंह दारा बोल रहा हूँ या मैं अरविंद सिंह दारा। अपनी पहचान बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। और ये सब तो राजनीति में होते रहता है और कार्यकर्ता बन के काम करने में जो मज़ा है और ईमानदारी से काम करने में, हर कार्य को मैं ईमानदारी से निभाने का हर वक्त प्रयास करता हूँ। अब पार्टी की जब इच्छा होगी, पार्टी को जब ऐसा लगेगा, जब ऐसी हमारे जैसे की ज़रूरत होगी तो पार्टी अपना उस तरह का, जिस तरह का उनको दायित्व दिया जाता है, अगर दायित्व दिया जाएगा उसको हम निभाएंगे। लेकिन सर 10 साल बीत गया, धीरे धीरे 2 पंचवर्षीय निकल गया और आप उसी तरह से मेहनत कर रहे हैं। और जो आपके मणियाहू विधानसभा में जनता है उन्होंने काफ़ी आस लगाया था कि 2017 में नहीं मिला तो 2022 में अरविंद सिंह दारा को टिकट जरूर मिलेगा। ये तो भाग्य की बात है।
कहते हैं ना लोग, भाग की राजनीति में एक भाग की बात होती है। हमारे जैसे मैं ही नहीं हूँ, हमारे जैसे प्रदेश में, देश में ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो निष्ठावान हैं, ईमानदार हैं और पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ता हैं। और मैं सभी ऐसे कार्यकर्ताओं को सम्मान करता हूँ, क्योंकि वो एक पार्टी से, अपनी पार्टी को अपना परिवार समझते हैं। और कई ऐसे कार्यकर्ता होते हैं कि जो सिर्फ राजनीति के चक्कर में आते हैं और जैसे उनको टिकट नहीं मिला तो दूसरी पार्टी के शरण में जाके और फिर चुनाव लड़ने की तैयारी कर देते हैं। तो उन लोग की ऐसी कोई विचारधारा नहीं होती है और जनता के प्रति उनका कोई ऐसा लगाव नहीं होता है, न जनता के प्रति उनका कोई प्रेम होता है। उनका अपना निहित स्वार्थ होता है। जिसका लगाव जनता के साथ में है, अपने क्षेत्र के समाज के साथ में है, वो इस तरह की गलती नहीं करता। मेरा दूसरा सवाल है आपसे सर, कि लोग कहते हैं ना कि ऐसा क्या बात हो गई कि 2022 का जो मड़ियाहू विधानसभा में, जो आपकी मछली शहर में और जफराबाद में, केराकत में और किसी तरह से मड़ियाहू सीट भारतीय जनता पार्टी अपना दल एस गठबंधन यहाँ से जीती है, क्या ऐसा कारण रहा सर कि 2022 के चुनाव में बाकी तीनों जगह उनको करारी हार मिली? देखिए, ऐसा हमारा कहना है कि हमारी केंद्र में तो सरकार है ही है और हमारे केंद्र की सरकार, मोदी सरकार ने जो काम किया है वो सराहनीय काम है। और जो अपेक्षा जनता चाहती थी वैसे काम किया। 2017 के चुनाव में प्रचंड रूप से उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का पूरा काम किया। और हमारी उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार ने भी पिछले 5 वर्षों में जो काम किया, और हमको लगता है कि आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश में इस तरह का काम कभी हुआ नहीं था। सरकार की तरह तरह की योजनाएं तो अनगिनत हैं, उसको धरातल पे पहुंचाने का पूरा सरकार की तरफ से प्रयास था। भ्रष्टाचार को पूरी तरह से खत्म करने का पूरा प्रयास सरकार का रहा, केंद्र सरकार का भी रहा और उत्तर प्रदेश सरकार का भी रहा। नहीं सर, जैसे आपका पिछला 5 साल तो आपकी ही सरकार रही, उसके बाद क्या उनके जो कार्य करने के तरीके था वो कहीं कहीं गलत तो नहीं साबित हुआ? जो सरकारी योजनाएं थी, क्यों ऐसा परिणाम निकला कि 3 के 4 में से 3 की 3 सीट हार गई, 1 सीट किसी तरह से बचाई? देखिए, कोई भी सरकार बनती है तो सरकार बनाने के पीछे संगठन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अब सरकार बनाने में जब हम विधायक बनाएंगे तब तो हम सरकार बनाएंगे, तो कहीं न कहीं कमी हमारे मछली शहर ज़िला में संगठन में थी। जिस तरह से संगठन का जो दायित्व होता है, ऊपर से जो संगठन को काम करने का जो निर्देश जारी होता है, जिस तरह की संगठन योजना बनाती है और संगठन को नीचे स्तर पे, जिले स्तर पे संगठन के पदाधिकारियों को उस कार्यों को जनता के बीच में अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा जो काम दिया जाता है, उस काम को बखूबी निभाना ही संगठन का कार्य क्षेत्र है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि मछली शहर ऐसा नहीं है कि मछली शहर ज़िले में जो 4 विधानसभा हैं, 4 विधानसभा में सपा बसपा मजबूत है, भाजपा कमज़ोर है। हम कहीं से भाजपा को कमज़ोर नहीं मानते, लेकिन कहीं न कहीं कमज़ोरी है। ऐसे लोग पद पे आके बैठ जाते हैं जो पद न मिलने की वजह से और पद पाने के लिए जिस तरह की उनके अंदर ललक रहती है कि किसी तरह से मुझे पद मिल जाए, और पद लेने से पहले वो इस तरह का दिखाते हैं कि जैसे हम अपनी पार्टी की विचारधारा की कूट के भरा हुआ है, हम संघ की विचारधारा से एकदम जुड़े हुए हैं। वो ऐसा अपने आप को महिमा मंडित करते हैं और किसी तरह से ओबलाइज करके, चाटुकारिता करके वो पद हासिल कर लेते हैं। फिर काम करने का तरीका उनका बदल जाता है। यही कारण है, ये काम करने का उनका तरीका बदल जाता है। क्षेत्र में चुनाव के समय में जिस तरह से संगठन को काम करना चाहिए, और मैं ज़मीनी स्तर से जुड़ा हुआ हूँ, मैं जानता हूँ, मैं किसी पद पे नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह से संगठन के लोगों को काम दिया जाता है और संगठन के लोगों को काम करना पड़ता है,
वो कर नहीं पाते। तो सर आपको भी संगठन से जुड़ना चाहिए किसी पद के लिए। भाई हम तो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो है ही हैं। हमको जो जो भी दायित्व दिया जाता है, जो भी जिम्मेदारी हमको दी गई है, हम उसको निभाए हैं। मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ। पद के लिए काम करना मैं समझता हूँ ये तो मेरा स्वार्थ हो गया। हमारी पार्टी के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, हमारी पार्टी के प्रति ईमानदारी होनी चाहिए। हमको चुनाव में कैंडिडेट किस तरह का चुना जाए इसका भी संगठन का दायित्व बनता है। नहीं सर, मेरा कहने का मतलब ये था कि आपके ही भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो कहते हैं कि सरकार से बड़ा संगठन है, इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि आप संगठन ज्वाइन कर लीजिए। ये बात सही है कि सत्य है कि सरकार से बड़ा संगठन तो होता है। संगठन है तो सरकार है। आज केंद्र में सरकार है, आज देश के अंदर हमारे प्रदेश को लेकर कई जगह पे हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो संगठन तो बड़ा होता ही है। लेकिन संगठन में जिस तरह से 2013 से बदलाव आया, जब अमित शाह जी ने संगठन की बागडोर अपने हाथ में ली, जिस तरह से उन्होंने संगठन में ऐसे ऐसे लोगों का, ऐसे ऐसे व्यक्तित्व का चुनाव किया और संगठन को ज़मीनी स्तर पे, बूथ स्तर पे ले जाने का काम किया, जो उन्होंने दिशा दिखाई संगठन को और संगठन की कार्यशैली को जिस तरह से उन्होंने विस्तार किया, तभी तो आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन संगठन के बड़े पदाधिकारियों को, मेरा एक व्यक्तिगत राय है कार्यकर्ता होने के नाते, कि संगठन में ज़मीनी स्तर पे, जिले स्तर पे आपके संगठन के पदाधिकारी किस तरह का काम कर रहे हैं, इसकी भी निगरानी बहुत ज़रूरी है। अगर हम निगरानी नहीं करते हैं, हम उनकी कार्यशैली को पहचान नहीं पाते हैं, तो हमको चुनाव में भुगतना ही पड़ता है। सर मेरा अगला सवाल आपसे है कि अभी पिछला जो 15 अगस्त बीता है, इस पे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने सभी क्षेत्रवासियों से, जनता से, पूरे देश की जनता से भ्रष्टाचार पर साथ देने की बात कही। किस प्रकार का साथ चाहते हैं आप जनता से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए? दुनिया में आज हम सब बड़े भाग्यशाली हैं, भारत देश के लोग, कि हमको एक तपस्वी ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिसके एक आह्वान पे, आपने जब से 2014 से देखे होंगे, जो जो आह्वान वो किए हैं जनता ने बड़े सहजता से स्वीकार किया है। आपने कोरोना काल में भी देखा, कोरोना काल में उन्होंने सबसे आग्रह किया आप घरों से बाहर न निकले, पूरा रोड सन्नाटा था। उन्होंने कोरोना काल में थाली बजाने की, घंटी बजाने की भी लोगों से आग्रह किया, लोग थाली भी बजाए, घंटी भी बजाए। उन्होंने दीपक जलाने की बात कही, लोगों ने सह स्वीकार करते हुए दीपक भी जलाए। तो एक ऐसे दुनिया के इतने बड़े नेता आज हमारे देश के ही नहीं रह गए, पूरी दुनिया के। अब वो कुछ भी आह्वान, स्वच्छता का इतना बड़ा आह्वान किया था शुरू में, लोग सहजता से स्वीकार किए। इसी तरह से इस बार 15 अगस्त के दिन उन्होंने देश से, हम सभी कार्यकर्ताओं से, हम सभी देशवासियों से एक आह्वान किया कि भ्रष्टाचार जो सबसे बड़ा कोर हमारे हिंदुस्तान के अंदर बना हुआ है, इस भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए उन्होंने पूरे भारतवर्ष के 130 करोड़ जनता से सहयोग मांगा है और सहयोग देना भी चाहिए। लेकिन सर अपोजिशन ये आरोप लगाता है कि ये जनता को बेवकूफ़ बना के ताली बजवा रहे हैं, थाली बजवा रहे हैं और घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, इससे महंगाई बढ़ रही है। तो क्या ये अपोजिशन की बात सही है? देखिए ऐसा है, अपोजिशन वालों के पास कोई मुद्दा नहीं है। इस सरकार के खिलाफ में कोई मुद्दा नहीं है, ना प्रदेश सरकार के खिलाफ में मुद्दा है, ना ही केंद्र सरकार के खिलाफ में कोई मुद्दा है। क्योंकि सरकार जो चल रही है केंद्र में और प्रदेश में, जीरो टॉलरेंस पे काम हो रहा है। योगी जी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ में है, मोदी जी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ में है। लेकिन भ्रष्टाचार ज़मीन स्तर पे, नीचे धरातल पे कम होना चाहिए। इसके लिए हम जैसे कार्यकर्ताओं का भी सहयोग करना ज़रूरी है, आम जनता का भी सहयोग होना ज़रूरी है। और ज़रूरी में जैसे अभी मैं उदाहरण दूं, ऐसा कि नहीं कि मेरे सरकार में हो रहा है, पिछले सरकार में नहीं हुआ था। हम पिछले सरकार के उन्हीं नीतियों के खिलाफ में हम सत्ता में आए हैं, भ्रष्टाचार की खिलाफत करके ही हम सत्ता में आए हैं।
तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। इसके लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए। अब जैसे मैं तो आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी महाराज जी के सामने हमारी बात पहुँचे कि आप अपनी निगरानी में आप देखिए, जैसे निधि आती है, सांसद की निधि होती है, विधायक की निधि होती है, वो जनता हित के लिए सरकार हर विधायक हर सांसद को साल की निधि देती है जी, जनता हित के लिए। और वो जनता के टैक्स का पैसा होता है, टैक्स का पैसा जो वसूला जाता है, उसी पैसे को फिर से जनता के हित के लिए सरकारी योजनाएं जो जनता को लाभ मिल सके, उसी लिए उन योजनाओं को लागू करने के लिए ये निधि सरकार द्वारा विधायक सांसद जनप्रतिनिधियों को दी जाती है। मेरा मानना, मैं बहुत बड़ी बात नहीं करूँगा, भ्रष्टाचार के तो बहुत सारे मुद्दे हैं जो मैं देखता हूँ सुनता हूँ। अब छोटी सी बात, जैसे कोई अब निधि में से सोलार लाइट का बड़ा प्रचलन चल रहा है। जैसे एक ज़माने में हैंडपम्प का बड़ा प्रचलन था। जी जी जी। वो तो मोदी जी एक ज़मीनी नेता हैं, गरीबी से ऊपर आए हैं और सब कुछ जानते हैं। तो हैंडपम्प की बड़ा डिमांड होता था, सारी चिट्ठियाँ लिखी जाती थी हैंडपम्प के लिए, उसमें भी भ्रष्टाचार होता था। उसी तरह से आज शायद आपको पता हो न पता हो, लेकिन मेरी जानकारी में है 2-2, 3-3 करोड़ रुपए जो निधि आती है, निधि का कार्य किस क्षेत्र में करना चाहिए, जनता उसका लाभ किस तरह से उठा लेना चाहिए, इसकी चिंता लोग नहीं करते हैं। इसमें उड़ती खबर ये भी आ रही है सर कि जो आपने अभी बात उठाया सही बात है, इसमें सोलार लाइट के लिए 1.5-2 करोड़ रुपए आया है, जो पूरा उस पर हो गया है। देखिए, ये तो जांच का विषय होना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत राय है जांच का भी। आप ये सोचिए कि एक सोलार लाइट आज हम और आप किसी एजेंसी से किसी दुकान से ख़रीदने जाएंगे तो बहुत कीमत होगी उसकी 8,000 रुपये जी, इससे ज़्यादा तो नहीं होगी। लेकिन जब बल्क में हम किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो जायज़ बात है कि वहाँ थोड़ी सस्ती होगी और सस्ती हो जाएगी, सस्ती मिलती होगी जी। अब उसका कंपनी का रेट, मैं भी व्यापारी हूँ, बड़ी सारी सोलार कंपनियाँ के साथ में मेरे अच्छी मित्रता है। गुजरात में है, आपके उत्तर प्रदेश में है। तो अब उनका जो रेट है वो 7 और 8 के बीच में, 7,000 8,000 के। अब बड़ी ताज्जुब की बात है कि जो एक वस्तु हमको, एक लाइट सोलार की हमको 7-8 हज़ार रुपये में आम जगह पे मिल जाती है, अब उस सोलार लाइट की कीमत 21,000 रुपया गवर्नमेंट की तरफ से कोट किया गया है। अब हमने देखो, हमारे पास तो रिकॉर्डिंग भी है, सोलार कंपनियों के साथ बात किया हूँ, सोलार एजेंसियों के साथ में बात किया हूँ। अब उनका कहना है, हम क्या आखिर बताओ फिर 21,000 क्यों लेते हो आप लोग? क्या भैया हम लोग कहाँ लेते हैं, हम लोग तो जितना रेट रहता है उसका 7 या 8 हज़ार जो फिक्स रहता है हम तो उतना ही लेते हैं। हमके बाकी का पैसा, क्या बाकी का पैसा फिर निकाल के देना पड़ता है? हमको किसको देना पड़ता है? कहें जो प्रतिनिधि लगवाता है उसको देना पड़ता है। हम कहे अब 4 हिस्सा, मतलब एक सोलार लाइट 21,000 में 4 सोलार लाइट आनी चाहिए। अब 21,000 में 4 सोलार लाइट 4 लोगों को मिलना चाहिए। अब मिलता 1 जन को है और बाकी 3 का हिस्सा कहाँ जाता है भैया? अब इसी तरह से आकलन पूरे उत्तर प्रदेश का आप लगा लीजिए, कहाँ जाता होगा सर? अब जाता होगा, आप लोग भी पता कर लीजिए। आप लोग को भी जाके बड़ा मुस्करा रहे हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हमको इस भ्रष्टाचार से नफरत है। हम सीधे हम जनता का हक मारते हैं, इसमें सीधे जनता का हक मारते हैं। इस मामले में आप क्या चाहते हैं, क्या करे सरकार? देखिए, सरकार को चाहिए, हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं, आप जो भी निधि देते हैं उस निधि के बारे में आप एक कार्य करने की जो योजना है उसको आप निर्धारित कर दीजिए। सारा का सारा फंड चले जाता है सोलार में चले जाए, सोलार लाइट में चले जाए, तो भैया सोलार लाइट में फंड देने में इजी होता है देने वालों को। इसमें 60% 70% कमीशन मार्जिन होती है। अभी कमीशन तो किसी अधिकारी के जेब में जाता होगा। मैं नहीं कहता हूँ कोई विधायक की गलती है, इसमें मिली भगत है। जी। इसमें सरकारी विभाग, उस विभाग से जुड़े हुए लोग, अधिकारी की और सभी की मिली भगत है। जांच होनी चाहिए।
जांच के दायरे में आता है। जब हम भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते हैं तो ये भी एक बड़ा भ्रष्टाचार है। जी जी। आप सोचिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसे हर निधियों में हर विधायक हर सांसद अगर निधि सोलार दे दो 70% कमीशन, वो 70% का भाग कितना करोड़ों में होगा, आप सोचिए। आपका कहने का मतलब सर यही है कि ये भ्रष्टाचार ही महंगाई का कारण है। भ्रष्टाचार, देखो भ्रष्टाचार महंगाई का कारण बन भी सकता है जब इस तरह का भ्रष्टाचार। अभी आप छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ। आप इस क्षेत्र में घूमते हैं, पत्रकार हैं और गांव में रहते हैं। गांव में भी एक लाइट आती है, जी पता है लाइट मिला है कि नहीं आपको? जी जी। प्रधान जी की तरफ से प्रधान जी मिला? की तरफ से मिला है सर। वो लाइट की कीमत जानते हैं कितनी है? नहीं सर। आप तो पत्रकार हैं ना भैया। हाँ हाँ। वो लाइट की कीमत बाजार में 500 रुपये। 500 से 700। हम चलो हम 700 आपका मान लेते हैं, लेकिन जब बल्क में लेने जाओगे तो कुछ रेट कम होगा, 250 से 300। हाँ। लेकिन सरकारी रेट कितना है? 5,000 5,500 रुपये। आपको आश्चर्य नहीं हो रहा है? आश्चर्य हो रहा है सर। जो लाइट हमारे गांव में लगती है वो मात्र 500 रुपये की, समझो किसी दुकान से बाजार के ले लें तो 500 550 रुपये की आ जाएगी। लेकिन उसका सरकारी रेट क्या है? 5,000। 5,000 से ऊपर का रेट है। बाकी का पैसा कहाँ जाता है सर? जब अगर अब ये 5 गुना लाइट एक जन के यहाँ लगती है, बाकी 4,000 4,500 रुपये का क्या? इतना बड़ा भ्रष्टाचार। मैं आपके माध्यम से सब बातें, छोटी छोटी बातें, बहुत सारी बातें हैं। इस भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए जो मोदी जी ने आह्वान किया है, तो किस प्रकार से आप सहयोग करना चाहते हैं? कपिल जी, ऐसे तो अगर मैं एक छोटे क्षेत्र की बात कर लूँ, मड़ियाहू की, ईमानदारी से बता रहा जी हूँ जी। कि मुझे 100 लोग मिल जाएं, मात्र 100 लोग, 100 लोग ईमानदारी से मेरे साथ खड़े हो जाएं, मैं मड़ियाहू में भ्रष्टाचार की नींव हिला दूंगा। ये सरकार के ऊपर ब्लेम होता है। सरकारी खर्च, सरकार किसकी? सरकार तो हमारी है ना। जी जी। बदनाम कौन होता है? हमारी सरकार बदनाम होती है, जबकि सरकार की ऐसी मंशा नहीं है। सरकार की, हमारी केंद्र सरकार की, हमारी योगी जी महाराज जी की सरकार की मंशा नहीं है। लेकिन इसमें सरकारी विभाग के अधिकारी मिलकर, जनप्रतिनिधियों से मिलकर एक खेल खेलते हैं। ये बंद होना चाहिए। जनता के टैक्स के पैसे का इस तरह से दुरुपयोग होना, ये अच्छी बात नहीं है। ये जनता की हित की बात नहीं है। और ये मैं कह रहा हूँ कि आपके वीडियो के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये जनता को, पूरी जनता को जानकारी होनी चाहिए। जाहिर सी बात है सर, जरूर जानकारी और होनी चाहिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ में सबको एक मंच पे आके भ्रष्टाचार के खिलाफ में आवाज़ उठानी चाहिए। आज तहसील में, आज कोतवाली में, ब्लॉक पे दलालियों का बोलबाला है। और कुछ तो ऐसे दलाल हैं जो पद लेके बैठे हुए हैं। उनको जनता से कोई मतलब नहीं है, उनको संगठन के कार्यों से कोई मतलब नहीं है। वो सुबह निकलते हैं घर से तो सोच के निकलते हैं कुछ 2 मैटर आ जाए। जी जी। और थानेदार भी उसी ताक में बैठा रहता है। थानेदार उसकी आऊ भगत करते हैं। एक ईमानदार सच्चे आदमी को बुलाना बिठाना पसंद नहीं करते। तहसील की भी वही हालत, ब्लॉक की भी वही हालत, सब लिप्त है इसमें। अब सब काम भ्रष्टाचार। अगर हम जनता ये सोच लें कि भ्रष्टाचार, अब तो हम लोग वोट दे दिए, हम तो सरकार बना दिए, अब तो मोदी जी वहाँ बैठे हैं केंद्र में, भ्रष्टाचार वो मिटाएंगे, योगी जी यहाँ बैठे हैं, भ्रष्टाचार ये मिटाएंगे, तो कितना भ्रष्टाचार मिटाएंगे उन लोग? ये जमीन स्तर पे जाके देखने का काम किसका है? सबका, हम लोगों का है। ये सबका है, ये आपका है पत्रकार महोदय जी, आपका है, मेरा है, और गांव के रहने वाले ये सभी लोगों सिस्टम का। ठीक कैसे होगा सर? ये सिस्टम के लिए तो एक आंदोलन होना होगा, आंदोलन करना। मैं तो बताया ना, जैसे मड़ियाहू मैं 100 ऐसे परिचित तो बहुत लोग हैं, जी जी। हर गांव में परिचित लोग हैं, सब कुछ है, लेकिन 100 लोग
ईमानदारी से मेरे साथ खड़े हो जाए भ्रष्टाचार के खिलाफ में। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, दावे के साथ में कहता हूँ, भ्रष्टाचार करने से 100 बार लोग सोचेंगे। मैं किसी व्यक्तिगत किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। सही बात। ये सिस्टम वहाँ से बना हुआ है। और कई कई नेता तो मुझे ऐसे मिल जाते हैं, जब इस तरह की मैं चर्चा करता हूँ, यार इसके खिलाफ काम करना चाहिए। क्या भैया अब क्या है, क्या बताएं, इतना पैसा खर्चा करके लोग चुनाव लड़ते हैं तो पैसा कैसे निकलेगा। अब इसका जवाब तो मेरे पास नहीं रहता। नेता बनना बड़ा आसान है भैया, मतलब पैसा लगा के तो जनता से वसूलेंगे, तो वही तो, अब इसका जवाब ही नहीं है। नेता बनना बहुत आसान है। अरे कुर्ता पैजामा सिला लिए, 4 चक्की की गाड़ी हो गई, बन गए नेता। 2 जन 3 जन चाटुकारिता करने वाले आपके साथ मिल गए, आप नेता बन गए। नेता, हम अपने प्रधानमंत्री जी को नेता मानते ही नहीं, हम तो सेवक मानते हैं उनको। सही बात। हम अपने आप को चौकीदार तो खुद ही बताते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री को हम नेता नहीं मानते, हम उनको सेवक मानते हैं। वो लोग कितनी बड़ी तपस्या कर रहे हैं, 18 घंटे काम करने वाले लोग। कहीं आज इस उम्र 72 साल की उम्र में, मोदी जी परसों कहाँ थे, विदेश में। जी जी। और दूसरे दिन कहाँ, एक पैर कहाँ। शर्म आनी चाहिए। मोदी के नाम पे सांसद बन जाओ। एक मेरा आपसे आखिरी सवाल कि आपने कहा कि हम ज़मीन से जुड़े हैं, इसीलिए मैं ये सवाल आपसे करना चाहता हूँ। ये एक सवाल कब से मन में कुरेद रहा था कि आखिर ये जो सरकार की जो सरकारी योजनाएं हैं वो धरातल पर नहीं पहुँच रही हैं कि पहुँच रही हैं। अगर नहीं पहुँच रही हैं तो उसमें क्या राय है आपकी, क्या कारण है कि ये धरातल पर नहीं पहुँच पा रही हैं? देखिए, सरकार जितनी भी योजनाएं ला रही हैं, वो पूरी कोशिश उनकी रहती है सरकार की कि सरकारी जो माध्यम है और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हमारी सारी योजनाएं लास्ट आखिरी पायदान पर हर परिवार के बीच में पहुँचे। सरकार की मंशा साफ है। ये तो जनप्रतिनिधियों का काम है ना, ये हम सब कार्यकर्ताओं का काम है। सरकारी महकमे में जो बैठे अधिकारी जी, उस विभाग से संबंधित अधिकारियों का काम है उस योजनाओं के धरातल पे पहुंचाने का काम इन लोगों का है। नहीं, जैसे ये लोग नहीं पहुंचा पा रहे हैं, अभी हो सकता है जो ये 2022 में जो आपका चुनाव हुआ है, ये 3 विधानसभाओं में जो करारी हार मिली है, कहीं यही कारण तो नहीं कि जो सरकारी योजनाएं हो धरातल तक नहीं पहुंच पाई हों? हाँ, ये भी आपकी बात मैं मानता हूँ, लेकिन सारा कारण यही नहीं है, कारण बहुत है। जैसे संगठन के बारे में मैंने आपको बताया। जी जी। संगठन को जिस तरह से कार्य करना चाहिए था और जिस तरह से ऊपर के दिशा निर्देश जारी हुए थे, उस तरीके से काम संगठन के पदाधिकारियों कर नहीं पाए। और कुछ तो गलतियाँ जो पिछली सरकार में जो थे प्रतिनिधि थे, कुछ उनकी भी अपनी व्यक्तिगत गलतियाँ थी। और ये देखो, छोटा चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव बड़ा जनता से जुड़ा हुआ चुनाव होता है। जी जी। इसको ध्यान में रखते हुए हर जनप्रतिनिधि को जनता के हित के लिए काम करना चाहिए। जब हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ नेता माननीय मोदी जी 18 घंटे काम कर रहे हैं 72 साल की उम्र में, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री महाराज जी, हमारे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी, जी जी जी, और केशव प्रसाद मौर्य जी, और भी जो मंत्री हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि और मंत्री ऐसा काम नहीं कर रहे हैं। जब हमारा मुखिया अच्छा होगा, जब हमारा मुखिया ईमानदार होगा, तो निश्चित ही नीचे की और जो उनके सहयोगी टीमें हैं वो काम करेंगी। उसी तरीके से क्षेत्र में जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनको अपने क्षेत्र में काम करना चाहिए, जनता के हित की बात करनी चाहिए, जनता के हित के लिए काम करना चाहिए, ना कि कमीशन जहाँ ज़्यादा मिले वहाँ ध्यान देना चाहिए। नहीं सर, हो सकता है कमीशन आपको भी कमीशन मिले तो हो सकता है आप भी वैसा काम करने लगे अगर ज़्यादा मिलने लगे। ये तो 8 साल, ये तो आप जनता से पूछिए ना। मैं अब हमको कमीशन लेना होता तो छोटा सा उदाहरण, मेरा मालती सिंह पीजी कॉलेज के नाम से विद्यालय चलता है। जी जी, सभी लोग जानते हैं। हाँ जी।
सब लोग जानते हैं ना, जी जी, सब जानते हैं। विद्यालय मेरा चलता जी है। हाँ, जी हाँ, हाँ, सब जानते हैं सर, सब जानते जानते हैं। हैं। वहाँ पे कम से कम 3000 के ऊपर लड़कियाँ पढ़ने आती हैं, छात्राएं, और इसी आपके क्षेत्र की है। जी, हाँ, 8-10 बसें जो फ्री में चलती हैं, हाँ, कमीशन खाने वाला फ्री में बस चलाएगा? जाहिर सी विचार बात है, करिए। नहीं चलाएगा सर, नहीं चलाएगा। फ्री में बस चलाएगा? हिम्मत है? बहुत बहुत अरबपति बैठे हुए हैं, विद्यालय बहुत लोगों ने खोला है, शिक्षा का भी भ्रष्टाचार का मार्ग बना लिए। आपको पता है? आप पूछ लिए तो बता ही देता हूँ। अब उत्तर प्रदेश में हमारे योगी जी ने एक घोषणा की थी कि विद्यार्थियों को अपना टैबलेट और मोबाइल का वितरण करेंगे शिक्षा की दृष्टि से। जी जी, तो हमको जब ये बंटने का समय आया तो मेरे भी विद्यालय में कुछ हज़ार के लगभग उस समय टैबलेट और मोबाइल आए थे। तो मेरा एक कर्मचारी हमको फ़ोन करके कहता है कि भैया वो सब टैबलेट तो आ गया है, तो आदेश करिए तो 200 रुपया फीस लगा देते हैं। तो हमने कहा भैया ये लीगल फीस है क्या? इसकी रसीद कटती है क्या? सरकार की तरफ से मुझे लगा हो सकता है भाई टैबलेट दे रहे हैं तो हो सकता है रसीद 200 काटते रुपये हो, की रसीद कटती हो, ऐसा लगा होगा। ऐसा लगा। तो कहा नहीं और कॉलेज वाले ले रहे हैं। हम कह रहे और कॉलेज वाले ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या करोगे, आप लोग भी लोगे क्या? कह नहीं बस इसे आपसे परमिशन चाहते हैं। हम कहे मेरा परमिशन यही है कि ईमानदारी से सरकार की दी हुई चीज़ को ईमानदारी से जिसके नाम पे आए उसके तक पहुंचाने का कार्य करिए आप लोग। अगर मुझे पता चल गया कि किसी ने 200 रुपया किसी विद्यार्थी से लिया तो वो उसी दिन अपना बुरिया बिस्तर मार के गेट के बाहर हो जाना, मुझे आके धक्के मार के निकालना ना पड़े। वाह। तो बताइए हम लोग कमीशन ले सकते हैं क्या? नहीं सर, ऐसा मतलब जैसे अभी देख ही रहे हैं कि जो भी सरकारी योजनाएं हैं सब में कमीशन खोरी चल रहा है। हर जगह, चाहे ब्लॉक स्तर हो, चाहे तहसील स्तर हो, चाहे जिले स्तर देखिए हो। होता है। अभी मैंने 2 एग्जाम्पल खाली दिए, सोलार लाइट का एग्जाम्पल दिया, जी, एक तो बड़ी निधि का, एक ग्राम की निधि का एक मैंने एग्जाम्पल दिया। आपको आश्चर्य होना चाहिए, आप ज़रा चर्चा का विषय बनाइएगा गांव में जी जी, कि यार लाइटिया चलो 500 रुपया में हमन खरीदा जाए, एक लाइटी बिल्ले के हमन 5,500 रुपया सरकारी रेट है। अब ग्राम प्रधान तो सरकारी रेट निश्चित नहीं करे बा, जी जी, वो तो सरकारी रेट। अब सरकारी आगे लग गया है तो सरकार बेचारी मेरी बदनाम हो रही है। इस विभाग से जुड़े अधिकारी ये सब लिप्त रहते हैं इसमें। तो प्रधान बेचारा सोचबे ही करे कि यार कुल तो रहने लूटा था 2-500 हमहू मिल जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे चैनल में अपना कीमती समय दिए। चलते चलते आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता, अपने प्रदेश की जनता और अपने देशवासियों को कुछ संदेश देना चाहेंगे। आगामी त्यौहार है, दशहरा है और दुर्गा जी का नवरात्रि का है, इस पर कुछ जन संदेश के रूप में 2 शब्द। आने वाले सभी त्यौहार अपने हिंदू सनातन धर्म के त्यौहार हैं। मैं अपने क्षेत्र की, अब मैं देश को क्या कहूँगा, मैं इतना बड़ा नेता तो नहीं हूँ, मैं मड़ियाओं की जनता को जानता हूँ, मड़ियाओं की जनता मुझे जानती है। तो मैं आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आने वाली दिवाली, दशहरा, नवरात्रि की शुभकामनाएं कि जल्द से जल्द हम सब का कामनाएं पूरी हो। और मैं फिर से एक ही निवेदन करना चाहता हूं कपिल जी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ में जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, भ्रष्टाचार का खेल इसी तरह से चलता रहेगा। जनता के पसीने का, कमाई का टैक्स एक किसी गिने चुने 2-3 जन के जेब में जा रहा है। इसमें अधिकारी भी, सबसे बड़ा रोल अधिकारियों का है। जी जी, उसके बाद जनप्रतिनिधि। पूरा समीकरण और सिस्टम सब वहीं से बनता है। जी, मैं सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये 2 एग्जाम्पल के, भ्रष्टाचार के 2 एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूँ। तो आकलन करिए कि पूरे प्रदेश में किस तरह की लूट मची हुई है। इस पे लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है। और जो भी निधि आती है उस निधि का भी समय समय पर, सांसद की निधि हो तो
देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को हक है, जी जी। और प्रदेश की निधि हो तो विधायक की है। विधायक की निधि है तो मुख्यमंत्री जी को अधिकार है जी कि आपने अपनी निधि से क्या क्या काम किया, किस कार्य में आपने अपनी निधि को जनता के हित के लिए खर्च किया, इसका भी हिसाब किताब वहाँ होना चाहिए। हो सकता है ये सब करने से जो नेता नाराज हो जाए, हाँ, जिसको जो मिल रहा है अगर उसका हिसाब देना होगा तो वो नेता नाराज होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जनता बहुत खुश होगी। जी जी जी। जनता बहुत खुश, कैसे खुश होगी? जब नोटबंदी का घोषणा किया था नरेंद्र भाई मोदी जी, प्रधानमंत्री जी हमारे, जो घोषणा किए थे ना, जी तो उद्योगपति नाराज थे, जी। जनता बहुत खुश थी। जनता तो बहुत खुश थी सर। खुश थी कि नहीं? खुश थी, खुश थी। अरे एक वाकया हम बता रहे हैं, एयरपोर्ट पे थे, अब शंका लगी थी, एक इंस्पेक्टर साहब भी थे, ऐसे बात गरीब कुछ ले थे, 2-3 कह रहे हैं अच्छा किया मोदी ने, बहुत बढ़िया किया मोदी ने, बड़की बड़की हरी पत्ती और ललकी पत्ती की जौन लेके जेबा में घूमत रहे ना, बहुत बढ़िया, कुल बराबर हुई है, गरीब अमीर सब बराबर हुई है। तो ये सब सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये जनता के हित की बात है, ये जनता की हित की बात है। कोई नेता नाराज होने दो ना, जनता खुश हो। आखिर हम जनता के लिए तो सरकार में है जी जी जी। कि नेता के लिए सरकार में है? जाहिर सी बात। नेता अपने दम पे कोई बन रहा है? सब मोदी जी के नाम पे, योगी जी के नाम पे, भाजपा के नाम पे, भाजपा की कार्यशैली के नाम पे, भाजपा की इतनी योजनाएं धरातल पे आ रही हैं, उसके नाम पे लोग नेता बन रहे हैं, खाली लूटने के लिए। अब ये तो हम तो सिर्फ उजागर कर सकते हैं। सरकार को क्या पैगाम देंगे इस बारे में? कह तो रहा हूँ, ये तो आपके माध्यम से मैं सरकार तक पहुँचाना चाहता हूँ कि इस तरह की भ्रष्टाचार कब रुकेंगे? आप रोकिए इसको। और जनता के हित की बात कर रहा हूँ मैं, व्यक्तिगत किसी पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। नहीं, अगर भ्रष्टाचार पे रुकेगा तो जनता को फायदा तो होगा ही। तो जनता का ही फायदा। अब तो कह रहा हूँ ना भैया, छोटा सा एग्जाम्पल मैं दिया, एक सोलार लाइट की कीमत हम 21,000 रुपये चुका रहे, और मिल रहा है 21,000 में एक ही जन को। ईमानदारी से तो 4 जन को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कम से सही बात है। हाँ, 7,000 की चीज़ 21,000 में मिल रहा है। 7,000 की चीज़ 21,000 में मिल रहा है, तो एक को मिला 3 नाराज हो जाएंगे, तो 3 किससे नाराज होंगे? ये तो हमारी सरकार से नाराज होंगे ना। सरकार से नाराज होंगे। ये काम करने का तरीका आपके हिसाब से लोगों का गलत है, इस पर जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए कठोरता से एकदम। भाई ये सरकार की निधि जो है, सरकार की निधि नहीं है, ये जनता की निधि है। आप जनता के बीच में खर्च करिए। जनता के बीच में अब 100 रुपये में से जनता की निधि में 10 रुपया खर्चा हो रहा है, 90 रुपया कहाँ जा रहा है, इसका पता तो सरकार को होना चाहिए ना, और जनता को भी पता होना चाहिए। धन्यवाद सर। तो अभी आपने हमारे साथ जुड़े मड़ियाहू विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के बड़े ही कद्दावर नेता अरविंद सिंह दारा से बात किया हमने। आज का ये मेरा प्रोग्राम रहा सवाल हमारा जवाब आपका, जिसमें उन्होंने कई ऐसे हमने तीखे सवाल किए जिसका जवाब भी उन्होंने बड़े ही सही ढंग से और सलीके से दिया। और आप इसी तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। ऐसे कई नेताओं के साथ मैं इस चीज़ को आप तक पहुंचाऊंगा, सवाल हमारा जवाब आपका। कैमरामैन शिवम पांडे के साथ मैं कपिल देव सिंह, जनपद जौनपुर, मड़ियाहू।